25 और 26 जून 1975 की रात इमरजेंसी की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 50 वर्ष पूरे हो गए। कहते हैं ना, एक पाठ के कई पठन होते हैं, एक टेक्स्ट के डिफरेंट रीडिंग्स हो सकते हैं। उसी तरीके से इमरजेंसी के भी कई रीडिंग हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ, उसके बाद सीधे शमशूल साहब के पास चलेंगे और उनकी कुछ यादें भी होंगी। हम लोग तो बच्चे थे उस समय, कुछ याद नहीं है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के 3 उम्मीदवार हुए, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और जगजीवन राम। जगजीवन राम को लगा कि अगर मैं कंटेस्ट करता हूं तो इंदिरा गांधी हार जाएंगी, तो मोरारजी देसाई जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मसलन जमींदारी उन्मूलन, प्रीवी पर्स का खत्म होना, बैंक का नेशनलाइजेशन और एक सोशलिस्ट पैटर्न पे चलाने की कुछ व्यवस्था हुई। इसी बीच एक और घटना हुई, पाकिस्तान का विभाजन। दुनिया को पता भी नहीं लगा, अमेरिका को पता भी नहीं लगा, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, जिससे कि एक नया मुल्क बना, बांग्लादेश। मतलब जमींदारी उन्मूलन से, बैंक के नेशनलाइजेशन से, प्रीवी पर्स खत्म करने से, ये तो कुछ थे ही मामले, लेकिन पार्टी के अंदर भी बहुत ही कलह और असंतोष था। सबसे इंदिरा गांधी को निपटना था। क्या इमरजेंसी के माध्यम से एक विकल्प हो सकता था कि और विकल्प थे? क्या इमरजेंसी की क्या रीडिंग हो सकती है? जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी? आरएसएस की क्या भूमिका थी? ये सब, सीआईए की क्या भूमिका थी? ये सब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। शमशूल इस्लाम साहब हैं हमारे साथ इस एपिसोड में, लगातार आप सुनते हैं, हिस्टोरियन है, एक्टिविस्ट है। तो चलते हैं सीधे उनसे, जरा उनकी मेमोरी भी हो गई कुछ इमरजेंसी की, तो जरा सा समझाते हैं। जी सर, स्वागत। जय भीम सर। बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल, बात यह है कि इमरजेंसी जो लगी 25-26 जून को, जैसा कि आपने बताया, और उसमें जो विभिन्न लोगों की जो हिस्सेदारी रही, उसको हम जाने उससे पहले सबसे ज्यादा जो क्रेडिट लेने वाला जो एक ग्रुप है वो आरएसएस है। यानी आज आप समझ लीजिए कि 3-4 दिन से आरएसएस का बड़े से बड़ा नेता और छुट भैये सारे के सारे वो काले दिन थे, उसमें प्रजातंत्र खत्म हो गया था। इंदिरा गांधी ने बहुत जुल्म किए और ये जो है इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज ऑर्गेनाइजर का एक बड़ा लेख है और मुझे हंसी आती है, किसी प्रोफेसर मनोज साहब के नाम पर है, पर कोई लेख के अंदर अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखता है तो वो कितने ऊंचे दर्जे का इंटेलेक्चुअल होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये इनका जो लेख है, ये आज के ऑर्गेनाइजर में जो अंग्रेजी का मुखपत्र है, ये हम सब लोगों की याद में बस गया है। आपातकाल इतिहास के एक अध्याय से कहीं बढ़कर बन गया है, ये एक चेतावनी बन गया है। अच्छा, अब ये आरएसएस के लोगों ने हिस्सेदारी की थी, ये उसको भी एक किनारे कर मोदी पर आ गए सीधा। नरेंद्र मोदी के लिए ये सिर्फ एक बीती घटना नहीं थी, ये उनकी निजी यात्रा का हिस्सा था। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अक्सर देश को उस काले दौर की याद दिलाई है। ये आजाद विचार, कला और अभिव्यक्ति के कैद करने के बारे में था। इस दौर ने सिर्फ निशान ही नहीं छोड़े बल्कि यादें भी छोड़ी हैं। इसने हमें सिखाया कि आजादी अर्जित की जाती है, उपहार में नहीं दी जाती है। यानी सिंगल पर्सन है जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा था, मोदी। और लेकिन मोदी बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, कला के स्वतंत्रता की, अपना आजाद विचार की। तो ये हंसी आने लगती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं डॉक्टर रतनलाल जी आरएसएस के हिस्सेदारी को लेकर, जैसे कि प्रभात जोशी जी जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे,
जनसत्ता के एडिटर थे और पता नहीं कितने अखबारों के एडिटर थे। तो सी राजेश्वर राव जो खुफिया ब्यूरो के आईबी थे, उनके बहुत उन्होंने लिखा है इस पर कि आरएसएस के लोगों ने किस तरह से गद्दारी की, आरएसएस के लोगों ने किस तरह से इंदिरा गांधी से मिलने की और ये करने की, जनाब हमें छोड़ दिया जाए, हमें माफ कर दिया जाए। और राजेश अपना जोशी जी ने तो ये तक लिखा है कि जो जेल खाने थे उसके अंदर एक डिब्बा रख दिया गया था माफीनामे का कि आरएसएस वाले उसमें लिख के कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसमें डालते थे और निकल जाते थे। ये स्ट्रेटजी थी, जैसे माफी मांगना भी एक स्ट्रेटजी है, माफीनामे। लेकिन मैं आपको बहुत शर्मनाक आरएसएस के दस्तावेज बताऊंगा, यानी ये किसी विरोधी का या उसका बताने की बात नहीं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये इस बैकग्राउंड, इस भूमिका के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस और तानाशाही, आरएसएस और गुंडागर्दी, आरएसएस और दादागिरी, आरएसएस और हिंसा, ये पर्यायवाची है। गोलवालकर ने सन 1940 में ही जो सारे देश से आरएसएस के लीडिंग कैडर आए थे, उनके 1350 सारे देश से आए थे उस जमाने में लीडिंग कैडर आरएसएस के, उनके बीच में जो कहा था, उनका जो हिंदी में भाषण था वो जो कतियों में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। एक ध्वज के नीचे, एक नेता के मार्गदर्शन में, एक ही विचार से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने कोने में प्रज्वलित कर रहा है। यानी एक नेता, एक ध्वज और एक ही विचार। और इनका विचार क्या है? वो है मनुस्मृति। वो मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद, जिसको हम दूसरे शब्दों के अंदर कहते हैं, और ब्राह्मणवाद का आम ब्राह्मणों से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये शासक वर्गों का। बाबा साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा, बताया कि इसमें उनको बांटना है, सब लोगों को बांटना है। तो ये उसको चाहने वाले लोग ये कैसे इंदिरा गांधी की तानाशाही को याद कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने क्या किया था आरएसएस के जो सरसंघचालक थे, जरा वो उसकी कथाएं उनकी किताबों, उनकी अपने दस्तावेजों से सुन लीजिए। 25-26 जून को इमरजेंसी लगती है। 22 अगस्त 1975 को देवरस जो सरसंघचालक था, यानी इनका आरएसएस वालों के एक मजे की बात यह है कि इनका जो, जैसे इनका नाम है बाला देवरस, अब ये अपने नाम के साथ साहब लगा लेते, बाला साहब देवरस करते हैं, खुद भी अपने नाम के साथ लगा लेते, साहब पता नहीं कैसे आ जाता है। तो खैर 22 अगस्त 1975 को इन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, वो जरा सुनिए आरएसएस वालों, सुनिए। और मेरे बहुजन साथियों, आप भी इनको रट लीजिए, आप इनको ले लीजिए और इनसे पूछिए, मोहल्ले में आरएसएस की शाखा में जाकर पूछिए, बताइए कि आपने इंदिरा गांधी की दलाली कर रहे थे, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लड़ रहे थे। मैं उनकी चिट्ठी पढ़ा हूं। मैंने 15 अगस्त 1975 को रेडियो पर लाल किले से देश के नाम आपके संबोधन को जेल यरवदा में सुना था। ये यरवदा जेल में बंद थे। आपका यह संबोधन संतुलित और समय के अनुकूल था, इसलिए मैंने आपको यह पत्र लिखने का तय किया। अभी बिल्ली पूरी नहीं बाहर आई है भाई साहब, इसलिए मैंने, आपका बहुत संतुलित भाषण था और समय के अनुकूल था। इंदिरा गांधी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। देवरस ने 10 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी को एक और पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके चुनाव को गैर कानूनी जो घोषित कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कहा था नहीं वो गैर कानूनी है, कानूनी है, उसकी बधाई देते हुए उनको ये खत लिखा। और ये याद रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और कांग्रेस ने इसको सुप्रीम कोर्ट से मैनेज करा लिया था। जो चिट्ठी जरा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 न्यायाधीशों ने आपके चुनाव को संवैधानिक घोषित कर दिया है, इसके लिए हार्दिक बधाई। और देवरस ने अपने इस पत्र में इंदिरा गांधी को ये तक लिखा, प्यारे दोस्तों याद रखिए इसको, आरएसएस का नाम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ अन्यथा जोड़ दिया गया है। सरकार ने अकारण ही गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन के साथ भी आरएसएस को जोड़ दिया है। संघ का इन आंदोलनों से कोई संबंध नहीं है।
जयप्रकाश नारायण से कोई संबंध नहीं है, गुजरात के रिजर्वेशन आंदोलन से हमारा कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद हमारा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। और जब इंदिरा गांधी का इससे भी जवाब नहीं आया तो इन्होंने इंदिरा गांधी के जो एक खास गुरु थे विनोबा भावे जी को 12 जनवरी 1976 में खत लिखा कि जनाब आप जरा इंदिरा गांधी का ओपिनियन हमारे बारे में बदलवाइए। जब उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, उनको आचार्य विनोबा भावे के दूसरा खत लिखा जिसमें कोई तारीख नहीं है, और ये खत मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको कि आरएसएस वाले कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। अखबारों में छपी सूचनाओं के अनुसार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी को यानी 1976 को वर्धा पवनार आश्रम में आपसे मिलने आ रही हैं। उस समय देश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में उनकी आपसे साथ चर्चा होगी। मेरी आपसे याचना है, विनती है कि प्रधानमंत्री के मन में आरएसएस के बारे में जो गलत धारणा कर गई है, आप कृपया उसे हटाने की कोशिश करें ताकि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सके और जेलों में बंद आरएसएस के लोग रिहा होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति और विकास में सभी क्षेत्रों में अपना योगदान कर सकें। जो राजेश्वर राव हैं, जो आईबी के चीफ थे, उन्होंने वो खत दिखाए जिसमें कहा कि हम 20 पॉइंट प्रोग्राम जो इस देश के कत्लेआम, इस देश में नसबंदी, इस देश में बस्तियां गिराने, जो आज बुलडोजर का दौर है, वो संजय गांधी ने शुरू कराया था। तो वो उसमें इस 20 पॉइंट प्रोग्राम को हम साथ देंगे। आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के लीडिंग लोगों ने, देवरस ने ये कहा, और उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अभी जो है कुछ और बहुत अहम एक है, बल्लाज मदोद का नाम हम सब जानते हैं। बल्लाज मदोद वो हैं जो आरएसएस के ओल्ड टाइमर थे, जिनको कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। ये एबीवीपी के संस्थापक थे। ये जंगसंग इन्होंने आरएसएस के कहने पर बनाई। उन्होंने अपनी जीवनी का जो तीसरा पार्ट है, ये आपके सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें प्रश्न 211-12 पर जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। संघ के संचालक श्री बाल साहब देवरस पूना के यरवदा जेल में मीसा बंदी थे। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो तमाम आंदोलनों को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी के जमाने में आया था, उनका जीवन सुविधा भोगी था। इसलिए उन्होंने जेल इंदिरा गांधी को संघ के प्रति रुख बदलने और उस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए 2 पत्र लिखे। उन्होंने श्री विनोबा भावे को भी पत्र लिखकर प्रार्थना की कि वो इंदिरा गांधी के मन से संघ के प्रति विरोध का भाव दूर करने का प्रयत्न करें। सरकार की ओर से इन पत्रों को लीक कर दिया गया और वे कई समाचार पत्रों में छप गए। इसका स्वाभाविक रूप से संघ के स्वयंसेवकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा और सत्याग्रह आंदोलन मृत प्राय हो गया। ये खुद जेल में थे, ये 19 महीने जेल में रहे। इन्होंने अंदर से देखा कि देवरस जो इंदिरा गांधी के साथ जो उनकी चाकरी कर रहा है, उनके पैर पकड़ रहा है, उनके सामने दंडवत कर रहा है, तो उसके बाद वो जो सत्याग्रह जो आरएसएस वाले कहते हैं कि वो खत्म हो गया, वो मर गया। अच्छा, उसके बाद आरएसएस वाले इमरजेंसी को कितनी नफरत करते हैं उसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2018 के अंदर आरएसएस ने इनका जो सबसे मुख्य साल के अंदर एक प्रोग्राम होता है आरएसएस का एनुअल फंक्शन, 2018 में किसको बुलाया? प्रणब मुखर्जी को बुलाया। प्रणब मुखर्जी कौन था? शाह कमीशन, जिसने इमरजेंसी की जो ज्यादतियां थी उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी, हालांकि उस रिपोर्ट को कभी भी छापा नहीं गया। उसमें जो इमरजेंसी के क्या कहते हैं, मुजरिमों की जो लिस्ट थी, उसके अंदर प्रणब मुखर्जी का नंबर 1 था। प्रणब मुखर्जी का नंबर 1 था। और इसको आरएसएस किस तरह से गले लगाती है, इसको किस तरह से बुलाया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बारे में हमने एक बात समझ लेनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो भारत के संविधान के अंदर उसका प्रावधान है, उसका इंतजाम प्रावधान है
और इंदिरा गांधी ने उस इमरजेंसी को हटा भी दिया भारत के संविधान को फॉलो करते हुए। हाँ, लेकिन मोदी के राज में 11 साल के अंदर जो कुछ देश में हो रहा है वो क्या है। मैं अपोजिशन पार्टीज को छोड़ दीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो नौजवान बच्चे, जो उनके परिवार जो मार दिए गए हैं, जो एनकाउंटर्स में मार दिए गए, जो सैकड़ों नौजवान एक्टिविस्ट, लॉयर्स, प्रोफेसर जेलों के अंदर बंद हैं अलग अलग, उनको छोड़ दीजिए। जो पिछला रविवार गया है उसमें इंडियन एक्सप्रेस में मोदी को बहुत प्यार करने वाली एक महिला पत्रकार है, तवलीन सिंह उनका नाम है। तवलीन सिंह ने ढोल नगाड़े बजाए थे जब मोदी 2014 के अंदर पावर में आए थे, लेकिन वो भी किस नतीजे पर पहुंची हैं? वो कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं, वो नेशनलाइजेशन विरोधी हैं, उनको खुला पूंजीवाद चाहिए। लेकिन वो भी किस नतीजे पर पहुंची हैं? रविवार का इंडियन एक्सप्रेस का जो उनका कॉलम है, जरा सा ये सुनकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लोकतांत्रिक अधिकारों का क्रूर दमन फिर से हो सकता है, ये मैंने अनुवाद किया है, वो अंग्रेजी में लिखती हैं। और इसका उत्तर यह है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिक खतरनाक तरीके से। वो ये कह रही हैं कि इमरजेंसी में तो बहुत क्रूर दमन हुआ था, लेकिन ये फिर हो सकता है और खतरनाक तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। मैं इस तरह के व्यापक निर्णय लेने में संकोच करती हूं, लेकिन जो हुआ है वह ये कि कुछ स्वतंत्रताएं जिन्हें हम सहजता से लेते थे वह खतरे में पड़ गई हैं। ऐसे विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और असंतुष्टों को जेल में डालकर नहीं किया गया है, बल्कि स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों में फेरबदल करके कानूनी रूप से संभव बनाया गया है। जरा मेरे प्यारे दोस्तों गौर से समझिए कि अब आपने कानून ऐसे बना दिए हैं कि वो आप किसी को फांसी भी दे रहे हैं तो उसका कानून आपने बनवा लिया कि बिना कोई वजह बताए हुए आपको फांसी पर दे दी जाएगी। कोई वजह बताए हुए आपको सालों साल आपको जेल के अंदर रखा जाएगा। आपका चार्जशीट ही पेश नहीं होगी, आपकी सजा 7 साल की है, आप 9 साल आप जेल के अंदर रहेंगे पेशी का इंतजार करते हुए। और आगे सुनिए, देशद्रोह को रोकने के लिए बनाए गए कानून में इस शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए बदलाव किए गए, काले धन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए कानूनों में भी बदलाव किए गए। और अगर कोई असंतुष्ट व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए जेल में नहीं जाता है तो वो किसी भूली बिसरी कोठरी में सड़ सकता है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाता है। जिन विपक्षी नेताओं पर ये आरोप लगाए गए हैं उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया है, क्योंकि उनके पीछे राजनीतिक दल है। लेकिन असंतुष्टों और पत्रकारों ने चुप रहना सीख लिया है। क्या ये अच्छा है? क्या ये लोकतंत्र है? यानी मोदी ने क्या किया है, मोदी के जो हनुमान है अमित शाह, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पूरे भारतीय संविधान को इस तरह से बदल दिया है कि आप बोल नहीं सकते, आप इशारा नहीं कर सकते विरोध का, आप कोई मैसेज नहीं दे सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आज जो है बहुत सारे लोग कल जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने चाह रहे थे, उनको इजाजत नहीं मिली है। इलाकों के अंदर तो अब अपने इलाकों के अंदर तो आप पॉलिटिकल कोई जलसा, कोई प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हैं, आप पोस्टर नहीं लगा सकते। तो और ये किसके तहत किया गया है? ये किसके तहत किया गया कि इससे जो है झगड़ा हो सकता है, इससे जो है दीवार खराब हो सकती है। और आप ये सब उस वक्त कर रहे हैं जब आप जो है जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक के अंदर जो भारतीयों का धन है वो 7-8 गुना बढ़ गया है। यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप जो है लोगों की, नौजवानों की, वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी पेशी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पाएगी। और उसके बाद आपने किसी का भी घर गिराना है, कुछ भी करना है, पहले गिरा दीजिए, सफाई बाद में दीजिए, वजह बाद में बताइए अगर भी आप वो मुनासिब समझते हैं। और अगर कोई बहुजन है और दलित है तो मुसलमान है तो वो तो आपको वो कभी भी करने की जरूरत नहीं, न्यायपालिका भी नहीं पूछेगी।
न्यायपालिका भी नहीं सवाल उठाएगी। और किस तरह से दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार बढ़े हैं, किस तरह पर हिंसा बढ़ी है औरतों पर, उसका एक शर्मनाक जो घटना है वो मैं आपको बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। अमेरिका ने, जो अमेरिकी नागरिक औरतें भारत आ रही हैं, उनको एडवाइजरी जारी की है अपने सबसे लंगोटिया दोस्त के देश में, अगर तुम जा रहे हो, मोदी के देश में जा रहे हो, तो वहां आपके साथ बलात्कार हो सकता है, अकेले मत जाना। तानाशाही राज में, मोदी के राज में, अमित शाह के राज में, आरएसएस के गुंडागर्दी के राज में, ये जमा भीड़ तंत्र में, लिंचिंग के राज में, अमेरिकी औरत को अमेरिकी सरकार, मोदी जी का खास प्यारा, अगली बार ट्रंप की सरकार, उसने एडवाइजरी जारी की है कि अमेरिकी औरतें भारत में अकेले ना जाएं, किसी मर्द के साथ जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के साथ सारी दुनिया में क्या किया गया है। कोई विरोध नहीं किया गया है, कोई भारत बंद नहीं किया गया है। हाँ, एक लड़की एक दूसरे लड़के से शादी कर ले दूसरे धर्म के, तो देश बंद हो जाएगा, सड़कें बंद हो जाएंगी, पुलिस जो है कर्फ्यू लगा देगी। लेकिन जब इस देश को पूरे के पूरे को बलात्कारी घोषित कर दिया गया इस तानाशाही के बाद, तो तानाशाही किसके लिए चल रही है? बलात्कारियों को तो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, लुटेरों को तो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बुलडोजर को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपने तानाशाही लागू किया है क्योंकि आपको किसी चीज का जवाब नहीं देना पड़े। आप हमारे इलाहाबाद के महा कुंभ के अंदर कितने लोग मारे गए, इसमें आपको कोई नाम बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारा अहमदाबाद का जहाज गिरा उसमें भी कितने लोग मारे गए, उसका आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने कितने जॉब खाली हैं, कितने जॉब भरे नहीं गए, उसमें आपको कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं। ये तानाशाही है। भारत के दुनिया के सबसे बड़े पर्चा तंत्र का मोदी जी आपने जो करके रखा है, आरएसएस आपने जो करके रखा है, इंदिरा गांधी तो 2 साल के लिए लगाई थी, आप तो इसको 11 साल क्या इमरजेंसी लगाई थी या क्या हटा भी लिया, कह के हटा दिया, फिर चुनाव में गई, हार गई। हाँ, और लगातार चल रही है। तवलीन सिंह आपको प्यार करती हैं, आपके लिए इन्होंने शायद इन्होंने नहीं लिखा था, वो मोदी चालीसा लिखा था, वो आजकल मैडम है नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, पर ये भी मोदी चालीसा वाली है। मधु किश्वर, नाम मत लीजिए। तवलीन सिंह लिख रही हैं, और तवलीन सिंह अगर कह रही हैं तो ये उनकी खास है, ये भी परेशानी के अंदर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये अमेरिका ने जो घोषित किया है कि यहां बलात्कार आपके साथ होगा, ये देश के मुंह पर कालिक पोत दी गई है। यही हमारी तानाशाही, हमारा जो मोदी का राज है उसी के अंदर यही होना था। धन्यवाद। एक छोटा सा एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आपने नाम लिया, रामनाथ गोयनका, जहां तक मुझे ध्यान है वो जनसंघ से थे शायद, एमपी, और इंडियन एक्सप्रेस उस समय मुखालफत कर रहा था इमरजेंसी का। आजकल थोड़ा सा वो मुखालफत कहीं दिख नहीं रहा। नहीं, वो तो अब देखिए पता नहीं क्या वजह है, हालांकि उसमें वो रिसर्च करने मेरी रुचि नहीं रही। पिछले 1 महीने तो हेडलाइन पूरी आरएसएस की लगती है, पूरी आरएसएस के समर्थन की लगती है, एडिटोरियल वही है। ये जैसे जैसे संकट हो रहा है तो वो इनके जो स्लीपर सेल है ना, जो सोते हुए जो इनके थे कि अभी अपने आप को स्वतंत्र दिखाते थे। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का जनसत्ता का बताता हूं आपको। परसों इतनी शर्मनाक हेडिंग थी जनसत्ता की, पहली फर्स्ट लीड कहते हैं इसको, ये देखिए मैं पढ़कर सुनाऊंगा अभी आपको। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला, 3 कमांडर ढेर। ये ढेर किसके लिए लिखा जाता है? जब पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जाते हैं, कोई बलात्कारी मारे जाते हैं, कोई डकैत मारे जाते हैं, कोई नक्सल मारे जाते हैं। हाँ, मुखबिर में उनको आप बोलते हैं कि ये क्रिमिनल थे, मारे गए। आप ईरानी जनरल्स के लिए देखिए क्या शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 कमांडर ढेर। किस मुंह से तेल लोगे ईरान का?
किस मुंह से मदद मांगोगे कश्मीर से, कश्मीर पर ईरान की? तो ये असल में ये इंडियन एक्सप्रेस का तो मुझे बहुत दुख है। उसका एक एडिटोरियल पढ़ने लायक होता था, लेकिन वो सब तो खत्म हो गया। सब बिग, ये पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया। और आप ये देखेंगे, जब भी आरएसएस के किसी आदमी से या बीजेपी के किसी लीडर से वो इंटरव्यू करते हैं, उनका क्या कहते हैं, उसका एक नाम है कि आज अड्डा, इंडियन एक्सप्रेस का अड्डा। हाँ जी, क्या नाम है उसका? वो इंडियन एक्सप्रेस ठीक है, अड्डा। उसमें आजकल गोयनका जो उसका मालिक है वो खुद रहता है, वो दूसरों में नहीं रहता है। जिस दिन आरएसएस का कोई आदमी आएगा, बीजेपी का लीडर आएगा, वो खुद रहता है। वो कहां का पत्रकार है भाई? कहां का पत्रकार है ये? आप कांग्रेस को गाली बकते हो, उसको ये कहते हो इंदिरा गांधी को के सारे पत्रकार जो थे वो बिक गए थे, सब हो गया था। और ये क्या कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस क्या कर रहा है? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और आरएसएस इमरजेंसी के पक्ष में था या खिलाफ में, जरा सोचिएगा लीला क्या है। देखते रहिए अम्बेडकर नाम।